आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर हम लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी हेडलाइंस पढ़ते हैं, है ना? और दिमाग में यही आता है कि भाई इतनी दूर होने वाली इन घटनाओं का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ही लेना देना है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली कोई भी हलचल, चाहे वो कोई पॉलिटिकल फैसला हो या कोई इंटरनेशनल क्राइसिस, वो सीधे हमारे घर के बजट से लेके हमारी नौकरियों तक पर असर डाल सकती है। आज हम इसी रिपल इफेक्ट को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये ग्लोबल हेडलाइंस और हमारी लोकल रियलिटीज आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को हमने 4 बहुत ही सिंपल हिस्सों में बांटा है। पहला, वैश्विक तनाव और आर्थिक प्रभाव। दूसरा, शिक्षा और कार्यबल। तीसरा हिस्सा होगा स्वास्थ्य, जलवायु और समुदाय पर। और आखिरी में हम बात करेंगे कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा की। ठीक है, तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, वैश्विक तनाव और आर्थिक प्रभाव, यानी जियोपॉलिटिक्स से लेकर हमारे लोकल मार्केट तक का पूरा सफर। अब इस कॉज एंड इफेक्ट वाली चेन को समझना ना बड़ा ही दिलचस्प है। स्टेप 1 देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन खाड़ी देशों की रिक्वेस्ट और सीरियस बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर एक प्लान्ड मिलिट्री स्ट्राइक को टाल देते हैं। अब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से होता है स्टेप 2, हॉर्मूज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अचानक से रुकावट पैदा होती है, जिससे ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतों में एकदम से उछाल आ जाता है। अब जरा सोचिए ये हम तक कैसे पहुंचता है। तो स्टेप 3 में इसी ग्लोबल हलचल के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक ही हफ्ते के अंदर दूसरी बार 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाती है। और इसका फाइनल रिजल्ट स्टेप 4, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारे लोकल मार्केट्स में फल और सब्जियों के दाम 10 से 20% तक महंगे होने की उम्मीद बन जाती है। मतलब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का तनाव लिटरली हमारी खाने की थाली को महंगा कर रहा है। और ये चीज ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी लोकल लेवल पर एक बड़ी आर्थिक राहत भी दे सकती है। अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर जो अपने सैंक्शंस थे उनमें छूट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। इस एक अकेले फैसले ने भारत की ऑयल सप्लाई स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से एक नई दिशा दे दी है। इससे होता यह है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहती है और फ्यूल प्राइस का जो शॉक हमें लग सकता था वो काफी हद तक कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, शिक्षा और कार्यबल। हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल स्लोडाउन हमारी ह्यूमन कैपिटल पर असर डाल रहा है। अब जरा इस बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े पर गौर करिए। 70%। ग्लोबल स्लोडाउन के बीच देश के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट रेट गिरकर एकदम 70% पर आ गई है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर सिग्नल है कि दुनिया भर की कंपनियों ने जो हायरिंग कम की है ना, उसका सीधा असर हमारे सबसे टैलेंटेड और ब्राइट स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है ये नंबर 26.45 लाख रुपए। ये उन आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स का करंट एवरेज सैलरी पैकेज है जो इन टफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के बावजूद सफलतापूर्वक नौकरियां हासिल कर रहे हैं। तो इससे ये समझ आता है कि हाँ, मार्केट में स्लोडाउन तो ज़रूर है, लेकिन अगर आपके पास हाई स्किल्स और एक्सपर्टीज है तो उसकी वैल्यू अभी भी मार्केट में बहुत मजबूती से टिकी हुई है। इसी के साथ काम करने के तरीकों को लेकर भी एक बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को लगातार अपना रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने इसके एक्सपेंशन को लेकर बिल्कुल सख्त रुख अपनाया है। उनका पूरा फोकस इन पर्सन कोलैबोरेशन यानी ऑफिस आकर आमने सामने काम करने पर है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग वर्किंग मॉडल्स का एक बड़ा क्लैश है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी और टीम वर्क के लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा सही रहेगा। वहीं अगर नेशनल लेवल की बात करें तो एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बड़ी हलचलें हैं। एक तरफ सीबीआई नीट यूजी पेपर लीक मामले की बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ सीबीएसई क्लास 12 का री-इवैल्यूएशन शुरू हो गया है और ओडिशा +2 रिजल्ट्स के ट्रेंड्स पर भी सबकी नज़रें हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो तमिलनाडु में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर देश के विकास की एक बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। तो चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्वास्थ्य, जलवायु और समुदाय। यहां हम ग्लोबल से लेकर लोकल लेवल तक की ह्यूमन सेंट्रिक खबरों पर नजर डालेंगे। पब्लिक हेल्थ के मोर्चे पर दुनिया अभी एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का इतना गंभीर आउटब्रेक हुआ है कि कम से कम 131 लोगों की जान जा चुकी है। और इसकी सीरियसनेस आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वहां एक अमेरिकन सिटीजन का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, जिसे तुरंत वहां से इवैक्यूएट किया गया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक जगह की हेल्थ क्राइसिस तुरंत एक इंटरनेशनल कंसर्न बन सकती है। और अगर हेल्थ क्राइसिस से हटकर हम क्लाइमेट की बात करें तो वहां भी एक्सट्रीम कंडीशंस समुदायों की कड़ी परीक्षा ले रही हैं। ये 42 डिग्री सेल्सियस का जो नंबर है ना, ये बिहार की मौजूदा हालत बयां कर रहा है। वहां सिवियर हीट वेव यानी गंभीर लू जैसी स्थिति बनी हुई है। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री पहुंच रहा है और रात में भी मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा। अब आप ही सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में नॉर्मल लाइफ को चलाना कितनी बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं कि इन सब के बीच लोकल गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है। ऐसी मुश्किल कंडीशंस में बिहार में 19 मई से पंचायत लेवल पर सहयोग शिविर शुरू किए जा रहे हैं। इनका मेन मोटिव यही है कि पब्लिक की जो भी शिकायतें या दिक्कतें हैं उनका तुरंत एकदम रैपिड तरीके से समाधान किया जाए। और हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री इसका इनॉग्रेशन करें। तो ये दिखाता है कि कैसे एक टफ सिचुएशन में सरकारें ग्राउंड लेवल पर सीधा कम्युनिटीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इन सब बड़ी खबरों के बीच हमारा रोजमर्रा का जीवन भी कई अलग अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के ऑफिसर्स के मामले में कहा है कि प्रमोशन का कोई वेस्टेड राइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। इसके अलावा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस को बरकरार रखा है। और दूसरी तरफ देश के युवाओं का फोकस सीआरपीएफ की चल रही भर्तियों पर है और साथ ही इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान क्रिकेट अपडेट्स और आईपीएल मैचों के रोमांच पर भी है। ये सब एक साथ हमारी कम्युनिटी की डायनामिक्स को दिखाता है। फाइनली हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा। ये एक तरह का रैपिड फायर अपडेट है दुनिया भर के अलायंस और कॉन्फ्लिक्ट्स पर। तो अहम बात यह है कि दुनिया भर में एक ही समय पर अलग अलग चीजें घट रही हैं। एक तरफ स्वीडन प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पुतिन चीन का दौरा कर रहे हैं। इन डिप्लोमैटिक मीटिंग्स के बीच रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहां ड्रोन अटैक्स लगातार जारी हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखें तो गूगल और ब्लैकस्टोन मिलकर एक बड़ी एआई क्लाउड पार्टनरशिप लॉन्च कर रहे हैं। ये सब मिलकर हमारी दुनिया के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और ग्लोबल सिक्योरिटी का एक और बहुत ही सेंसिटिव पहलू है समाज के अंदर पनपने वाली हिंसा। अमेरिका के सैन डिएगो की एक मस्जिद में एक बेहद दुखद घटना हुई है, जिसे एक सस्पेक्टेड हेट क्राइम माना जा रहा है। इसमें 3 लोगों की जान चली गई और इसे अंजाम देने वाले 2 टीनेज गनमैन थे, जिन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली। इस तरह के इवेंट्स वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर हम समराइज करें तो हमने देखा कि कैसे दुनिया के किसी हिस्से का तनाव हमारे लोकल मार्केट के दाम बढ़ा देता है, कैसे ग्लोबल स्लोडाउन टॉप इंस्टीट्यूट्स के प्लेसमेंट को हिट करता है, और ये सारी चीजें हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। जब ये सारे ग्लोबल बदलाव हमारी लोकल रियलिटीज को इतना डिक्टेट कर रहे हैं, तो क्या वाकई हमारी लोकल कम्युनिटीज इन इंटरनेशनल मामलों से पूरी तरह इंसुलेटेड या सुरक्षित रह सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।